तो यहाँ जो कल हमारा जो सेशंस रहा था उसमें हम लोग ने पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन को, ठीक है, और सेल रिप्रेजेंटेशंस मैंने आपको बता दिया था। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि मैं पता कर सकूं कि आपको कितना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा आपको कि राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन, write the cell representation of, ठीक है, ऑफ आपको दिया है ए सिंगल, फिर A2 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज, B3 प्लस एक्वस और फिर यहाँ B सॉलिड, यहाँ सॉलिड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इसका आप सेल रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, आपको सेल रिएक्शंस लिखना है। दिस इज द, आप ऐसे कर लो, सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, ये गिवन है आपको, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है आपको सेल रिएक्शन बताना है, इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन इस पर्टिकुलर सेल का क्या होने वाला है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको, उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है एनोड का रिएक्शन। क्या होता है? एनोड का रिएक्शन। और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है कैथोड का रिएक्शन, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा है भाई। तो ए सॉलिड है, ए सॉलिड है, वो A2 प्लस में जा रहा है, मतलब ए सॉलिड ये मूव कर रहा है A2 प्लस एक्वस में। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन का लूज किया होगा? ए से A2 प्लस जाने में कितना इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ होगा? दो का। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन का इसने लूज किया। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, ओके, ठीक है। अब आपको लिखना है कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड का रिएक्शन क्या है हमारे पास? तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है? B3 प्लस जा रहा है B में, ओके। तो हमारे पास दिया है B3 प्लस एक्वस, ये चेंज होके जा रहा है B सॉलिड में। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ओके। बट ध्यान देने वाली बात ये है, फिर आपको क्या करना है, जो आपने रिएक्शन लिखा है उसको एक जगह लिख दो। आप यहाँ लिख दो ए सॉलिड से A2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास दूसरा इक्वेशन है B3 प्लस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स B सॉलिड। अब ये दोनों रिएक्शंस को मेरे को प्लस करना है, बट प्लस करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो सेम करना पड़ेगा ना हमें। सेम है क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन? नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा जो अब मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाएगा वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है 3A सॉलिड gives 3A2 प्लस एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये हो जाएगा 2B3 प्लस एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2B सॉलिड। कोई परेशानी यहाँ तक?
अब ये दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो वो प्लस करने से कैंसल आउट हो गया और हमारा जो रिएक्शन आएगा वो आएगा 3A सॉलिड प्लस 2B3 प्लस एक्वस गिव्स 3A2 प्लस एक्वस प्लस 2B सॉलिड। तो ये हमारा ये जो आया है इसको हम कहते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या कहते हैं? ओवरऑल सेल या ओवरऑल रिएक्शन भी आप कह दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? टॉपिक लिखिएगा, जो टॉपिक आपको लिखना है वो है सेल पोटेंशियल। क्या लिखना है? सेल पोटेंशियल, जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम वोल्टेज पोटेंशियल भी कहते हैं, सिंपली वोल्टेज पोटेंशियल भी कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आप क्लास 12 फिजिक्स के बुक में पढ़े होंगे, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एनोड हाफ सेल है। मैं अब सिंबल बनाऊंगा एनोड। यहाँ मेरे पास कैथोड है। जब दोनों के कॉम्बिनेशन से जब ये एक वायर यहाँ पर वोल्ट मीटर से कनेक्ट होता है, दिस इज आवर वोल्ट मीटर, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, सो डेफिनेटली करंट का फ्लो इधर हो रहा होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है ना बस? जी सर। ठीक है, तो करंट का फ्लो इधर हो रहा है और हम जानते हैं कि जब भी करंट का फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो ये जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एनोड की वजह से भी हो रहा है और कैथोड की वजह से भी हो रहा है ना? दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वोल्ट मीटर, जो भी वोल्ट मीटर में ले सपोज कीजिए आपको मिल रहा है 1.71 वोल्ट। ठीक है, तो ये 1.71 वोल्ट जो आप मिल रहा है आपको, तो ये एनोड की वजह से भी आ रहा है और कैथोड की वजह से भी आ रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर जो एक डिवाइस है, ठीक है, इसमें एक तार यहाँ से आएगा और एक तार यहाँ से आएगा, तभी जाके ये वोल्ट मीटर काम करेगा, है ना? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल जब तक नहीं आएगा वोल्ट मीटर के पास, तो ये वोल्ट मीटर काम ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी आ रही है वो दोनों के समेशन से आ रही है, दोनों के जुड़ने से आ रही है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल क्रिएटेड within the electrochemical cell is known as सेल पोटेंशियल। और ये तीनों नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं सेल पोटेंशियल भी बोलेगा, कहीं कहीं ईएमएफ भी बोलेगा, कहीं कहीं सिंपली वोल्टेज पोटेंशियल भी बोलेगा, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और इसको हम डिपिक्ट करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं ई सेल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल से। ऐसे लिख देते हैं, जहाँ ये लिखा रहेगा ना ई सेल, इसका मतलब है ये क्या है? ये क्या है? ई सेल का मतलब पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ई सेल लिखा रहेगा। ओके, और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी।
मान के चलिए बेसिकली हम दो स्टेट को कंसिडर करते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड स्टेट एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, जो भी आयंस आप लोगे, जो भी आयंस आप लोगे, सपोज यहाँ पर आप Zn2+ ले रहे थे ना, तो Zn2+ का जो कंसंट्रेशन होगा ना, Zn2+ का कंसंट्रेशन जो होगा उसको 1 मोलैरिटी आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 1 मोलैरिटी। जो भी आप कंसंट्रेशन लोगे ना आयंस का, उसका 1 मोलैरिटी होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस, या उसको केल्विन में चेंज कर दोगे तो 298 केल्विन होना चाहिए। और प्रेशर आपका या तो 1 बार ले लो या तो 1 atm ले लो। यदि ये कंडीशन होगा तो हम कहेंगे कि जो सेल है वो जो काम कर रहा है वो स्टैंडर्ड स्टेट में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम सेल का रिप्रेजेंटेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें सेल को जब रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे ई नॉट सेल। क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल, ओके, ताकि हमें पता चल जाए क्वेश्चन में कि ये स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है। जैसे ई नॉट सेल डेनियल सेल का जो होता है, डेनियल सेल का जो ई नॉट सेल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल मतलब समझ रहे हो, जिंक एंड कॉपर वाला जो सेल होता है, उसका जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है, जब जिंक 2+ का मैं 1 मोलैरिटी लेता हूँ और कॉपर 2+ का 1 मोलैरिटी लेता हूँ तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.1 वोल्ट। क्लियर है? बेसिकली दो वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, एक सेल पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, बट है बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो कल हमने सेल पोटेंशियल को जाना था, सेल पोटेंशियल को जान लिया था कल हमने। क्या जाना था कि ये मान के चलिए मेरे पास एनोड है, एनोड का हाफ सेल है, और ये मेरा कैथोड का हाफ सेल है, ये मेरा कैथोड का हाफ सेल। मैं बीकर बार बार ना बना के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ से एक वायर निकला, यहाँ से एक वायर निकला, और ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट जाके हो गया, ठीक है। और वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग देगा, जो भी रीडिंग मिलेगा, ठीक है, वो वोल्ट में मिलेगा मुझे। वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग हमें मिलेगी वो सपोज 2 वोल्ट मिला मेरे को, ठीक है। सपोज कर रहा हूँ मैं कि एक सेल है, उसका जो रीडिंग आ रहा है वोल्ट मीटर में वो 2 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो 2 वोल्ट आ रहा है वो डेफिनेटली दोनों की वजह से आ रहा है ना, एनोड भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा और कैथोड का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, है ना। तो दोनों के जब मिल के आएगा, जब दोनों पोटेंशियल मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन से जब रीडिंग आएगा तो उसको हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। समझ रहे हो? जब दोनों इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कोई वोल्टेज आएगा तो उसको हम कहेंगे सेल का पोटेंशियल। सिंपल सा इंग्लिश है ये। सेल पोटेंशियल मतलब ओवरऑल सेल जो है, जो वर्क कर रहा है, ओवरऑल उसका पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है, जो वोल्ट मीटर हमें दिखा रहा है, वो है सेल पोटेंशियल। प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है? अब होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान के चलिए मैंने डेनियल सेल कंसिडर किया है, मैंने डेनियल सेल कंसिडर किया है। अभी तक तो आप पहचान चुके होंगे डेनियल सेल होता क्या है, ठीक है। वही वाला जिंक एंड कॉपर वाला को डेनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ZnSO4 लिख दिया, इसमें मैंने डिप कर दिया जिंक के रॉड को, और यहाँ मैंने कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन ले लिया, एक्वस सोल्यूशन पानी में मिला हुआ सोल्यूशन, और यहाँ मैंने कॉपर का रॉड ले लिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखा गया है, मैं यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखा गया है कि जब यहाँ से वायर निकलेगा, यहाँ से वायर निकलेगा और अल्टीमेटली एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा, तो इस केस में देखा गया है
कि यदि मैं इसका 1 मोलैरिटी लेके रखता हूँ इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, और इसका भी मैं 1 मोलैरिटी लेके रखता हूँ, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब मैं 1 मोलैरिटी ले लेता हूँ कंसंट्रेशन दोनों का कंसंट्रेशन को 1 मोलैरिटी ले लेता हूँ, टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लेता हूँ, और प्रेशर को 1 बार या 1 एटीएम ले लेता हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या कहता हूँ? स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है। और इसके अलावा यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलैरिटी है, 1 मोलैरिटी के बराबर नहीं है, 1.2 है, 1.4 कुछ भी हो सकता है, या टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन के बराबर नहीं है, और प्रेशर जो है वो आपका 1 बार के बराबर नहीं है, ऐसा है यदि है तो इसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। आपको डेनियल सेल के बारे में बता रहा था, डेनियल सेल। ठीक है। तो डेनियल सेल में क्या होता है कि जो इसका सेल पोटेंशियल होता है, क्या सेल पोटेंशियल, मतलब जब जिंक एंड कॉपर को मैं कनेक्ट करता हूँ, वैसे ही सेटअप जो मैंने आपको अभी दिखाया, उसका जो सेल पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर में हमें रीडिंग मिलती है डेनियल सेल के केस में, और स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसके ऊपर नॉट डाल दीजिए। जब ऊपर में नॉट डाला रहेगा ना जीरो की तरह, तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड कंडीशन का केस है। तो जो इसको सेल पोटेंशियल जिसको मैं ई नॉट सेल बोलता हूँ वो आता है 1.1 वोल्ट। क्या आता है? 1.1 वोल्ट। इसको थोड़ा अच्छा तरह से 1.1 वोल्ट, समझे? तो हमारे पास जो डेनियल सेल है उसमें जो ई नॉट सेल मतलब सेल पोटेंशियल की वैल्यू एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इसका मतलब क्या है? सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके। और मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, ठीक है। हेलो, इज दैट क्लियर? ओके। तो सेल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें लेट मी नो, हमें बताइएगा कि कुछ भी परेशानी हो रही है, आप रोक सकते हो वहाँ पर। ठीक है। तो ये सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ई नॉट सेल आया, तो ये तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आया ना। ये डेफिनेटली यहाँ जिंक भी था, और यहाँ कॉपर का जो भी सेटअप था, है ना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आया। ये एक सेल था, ये एक हाफ सेल था, ये दोनों को जब हमने मिक्स किया उससे 2 वायर निकाला, फिर वोल्ट मीटर में रीडिंग मिला जो कि इस केस में 1.1 वोल्ट है। ओके। तो ये उसमें जो 1.1 वोल्ट की जो वैल्यू आपको डेनियल सेल में दिखाई दे रहा है, तो कुछ उसमें जिंक की वैल्यू होगी और कुछ उसमें कॉपर की वैल्यू होगी, दोनों को मिलाने से ही आया होगा। ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 1.1 वोल्ट आया है इसमें जिंक का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और इसमें कॉपर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है ना। डेफिनेटली होगा। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना है वो देख लीजिए आप। जिंक जो है वो Zn से Zn2+ में जा रहा है एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब यहाँ जिंक का हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ मैं लिखूंगा ई नॉट Zn से Zn2+ जो जा रहा है उसकी वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है। और कैथोड में जो रिएक्शन हो रहा है वो है कॉपर 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। और इसकी जो ई नॉट की वैल्यू, अब यहाँ आप लिखोगे कॉपर 2+ से कॉपर, तो यहाँ नीचे में लिखोगे कॉपर 2+ से कॉपर। ठीक है, क्लियर है? ये जो कॉपर 2+ से कॉपर की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.34। कितना आती है? 0.34 वोल्ट। और जब भी ई नॉट सेल निकालना होता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन वाला पार्ट प्लस ई नॉट
तो यहाँ ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन का एक फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल निकालने का, जिसको आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे। ई नॉट ऑक्सीडेशन यहाँ किसका किसका हो रहा है, ई नॉट जेड एन से जेड एन टू प्लस प्लस ई नॉट कॉपर टू प्लस से कॉपर, उसकी वैल्यू लिखोगे 0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू लिखोगे 0.34 वोल्ट और फिर इसको प्लस करने से आता है 1.1 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो जो मैंने आपको 1.1 वोल्ट जो सेल पोटेंशियल लिखा था ना, वो कैसे आ रहा है, किसको किसको मिलने से आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ओके, यस सर। क्लियर है ना? जी सर। होता है ये समझिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, यही ना, नाम से समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, सेल पोटेंशियल मतलब ओवरऑल सेल का पोटेंशियल, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आ रहा था वोल्टमीटर में। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब मान के चलिए मेरे पास जिंक का हाफ सेल था। ठीक है, ये जिंक का हाफ सेल है। ठीक है, बस इसके अकेले का पोटेंशियल, ये जिंक हाफ सेल है ना मेरे पास, ये हाफ सेल है जिंक का। ठीक है, ये जिंक हाफ सेल का यदि मेरे को पोटेंशियल निकालना है, अकेला का पोटेंशियल, तो ये वायर यहां से निकलेगा और ये वोल्टमीटर में जाएगा, तो ये जिंक हाफ सेल का मेरे को अकेला पोटेंशियल चाहिए, अकेला का पोटेंशियल जो कि 0.76 वोल्ट मैंने लिखाया था आपको। तो जो 0.76 वोल्ट आया वो कैसे आया है? अब वोल्टमीटर को तो 2 वायर चाहिए, जब तक 2 वायर जाएगा नहीं तब तक ये वोल्टमीटर शो नहीं करेगा, और मुझे दोनों का चाहिए नहीं, मुझे एक का चाहिए। अब यहाँ मुद्दा हमारा फंस जा रहा था, करे तो क्या करे भाई, मुझे तो अकेला का चाहिए वोल्ट, और यहाँ जब भी वोल्टमीटर लेगा वो 2 वायर कॉम्बिनेशन जब तक नहीं करेगा, जब 2 वायर जब जाके वोल्टमीटर में नहीं आएगा तब तक वोल्टमीटर हमारा रीडिंग शो नहीं करने वाला है। तो करे तो क्या करे? अब साइंटिस्ट ने यहाँ दिमाग लगा दिया, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यहाँ पर हम एक ऐसा सेल को बना देते हैं, एक ऐसा सेल को बना देते हैं, सेटअप वैसे ही रखते हैं, सेटअप वैसे ही रखते हैं, रॉड भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ इन्होंने डाल दिया H2 को और यहाँ डाल दिया H प्लस एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए मुद्दा कितना बढ़िया काम किया इन्होंने। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या हो गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं SHE। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? SHE। और साइंटिस्ट लोग ने अज्यूम कर दिया कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा। क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। ओके, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से भी एक वायर निकला और यहाँ से ये कनेक्शन हो गया, मतलब हमारा जो है, हमारा सेल बन के तैयार हो चुका है, हमारा जो है सेल बन के तैयार हो गया, जो मुझे चाहिए था वोल्टमीटर में रीडिंग। अब जो भी वोल्टमीटर में रीडिंग आएगा वो पूरा का पूरा किसका आएगा? जिंक का आने वाला है। ये मान के चलिए जिंक है और ये मेरा 7SO4 है। तो जो वोल्टमीटर में, जो भी वोल्टमीटर में हमारी रीडिंग आने वाली है वो किसका आने वाला है? जिंक का आएगा, क्योंकि इसका तो 0 मान लिया गया है। समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान लिया गया है। लिखवा देता हूँ मैं, assuming electrode potential, assuming electrode potential of standard hydrogen electrode, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। क्या है? जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका 0 वोल्ट मान लिया गया है। इस केस में जो भी वैल्यू ई नॉट सेल आएगा, ई नॉट सेल जो भी आएगा वो क्या आएगा? ई नॉट Zn से Zn2 प्लस प्लस ई नॉट, यहाँ जाएगा H प्लस से H2।
तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, मान के चलिए 0.76 वोल्ट आया और यहाँ 0 वोल्ट आया, तो ये जो सेल की वैल्यू आएगी, जो भी वोल्ट मीटर शो करेगा, वो किसका शो करेगा? वो पूरा का पूरा जिंक का होने वाला है। किसका होने वाला है? जिंक का होने वाला है। समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी सेल का मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना, मान के चलिए कॉपर का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक जगह कॉपर को रखूँगा और एक जगह हाइड्रोजन को रखूँगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो ज़ीरो है, हाइड्रोजन का ज़ीरो है, तो जो भी वैल्यू वोल्ट मीटर में शो होगा वो डेफिनेटली किसका होने वाला है? कॉपर का होने वाला है, कॉपर का होने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ हद तक समझ में आया आपको? सर आ गया।